एसएसटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब तक चैनल पर अगर आप नए हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे पहले की वीडियो जो इंपॉर्टेंट पड़ी हुई हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर सीटेट जो है पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है हमारा 31 नंबर, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का वह उद्देश्य क्या है जो राज्य पर बाध्यकारी है? बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा नागरिक अपनी मर्जी से अधिकार छोड़ सकते हैं, या फिर दूसरा है हर सत्ता और संस्थान के लिए ये अधिकार बाध्यकारी हो जिसे कानून मानने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा केवल निजी संस्थाओं पर लागू होना, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा केवल युद्ध के समय लागू होना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि हर सत्ता और संस्था के लिए ये अधिकार बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर है देखिए विशाखा निर्देश यानी कि विशाखा गाइडलाइंस का संबंध महिलाओं की सुरक्षा के किस क्षेत्र से है? तो पहला ऑप्शन है हमारा घरेलू हिंसा के बचाव से है, या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के हैं, या ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति के समान अधिकार से है, या ऑप्शन नंबर डी है निःशुल्क शिक्षा से है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। अगर आप जानते हैं सवालों का आंसर तो कमेंट में अपने जवाब देते रहिए, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि एग्जाम मॉक टेस्ट आपको कुछ आता है या नहीं आता है, चेक करते रहिए आप। तो तीसरा वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ये महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 34। यहाँ पर कहा गया कोस्टा रिका उपागम के तहत सरकार ने किस पर खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करने का निर्णय किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पर, या फिर सेना पर या सैन्य बल पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विदेशी व्यापार पर, या फिर मनोरंजन पर। तो बताना है आपको किस पर खर्च किया है। तो किस पर खर्च किया है? हमारा सैन्य बल पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर कहा गया संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को क्या सुनिश्चित करवाता है? रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करवाता है, समान और निःशुल्क विधि सहायता देता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुफ्त भोजन देता है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समान और निःशुल्क विधि सहायता, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जिससे जो है मोटिवेशन बना रहता है, मुझे भी काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर कहा गया सरकार द्वारा किसी समाचार या फिल्म के प्रसारण को रोकना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक विज्ञापन, दूसरा हो जाएगा सेंसरशिप, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनसंपर्क, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संघवाद। तो बताना है आपको सरकार द्वारा किसी समाचार या फिल्म के प्रसारण को रोकना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा बताइए। तो ये हमारा कहलाएगा सेंसरशिप, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 37। यहाँ पर कहा गया एक मिनट, तावा मत्स्य संघ का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा नए बांध बनाने के लिए, दूसरा है विस्थापितों के मछली पकड़ने के अधिकार की रक्षा के लिए, या फिर वनों की कटाई रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विस्थापितों के मछली पकड़ने के अधिकार के रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ का गठन मुख्य रूप से किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। देखिए यहाँ पर कहा गया मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है केरल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में। बताना है आपको मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? तो ये होगा हमारा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 39। यहाँ पर कहा गया
लोकतंत्र में एजेंडा सेट करने से मीडिया का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में एजेंडा सेट करने से मीडिया का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला वाला गलत, लेकिन इस समय की मीडिया यही कर रही है। अगला हमारा है महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनकर उन पर जन जागरूकरण बढ़ाना, मतलब जन जागरूकता को बढ़ाना। या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा केवल सरकार की तारीफ करना। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विज्ञापन बेचना। आपको बताना है निम्नलिखित में से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनकर उन पर जन जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल शिक्षित लोगों को वोट का अधिकार, या फिर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार, या केवल संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल पुरुषों को वोट का अधिकार। तो बताना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके सीटेट में, जो है सारा खेल पीवाईक्यू का होता है। जो जितने अच्छे से पीवाईक्यू कर लेगा उसका एग्जाम उतनी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप अन्य सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, जैसे कि सीडीपी का हो गया, ईवीएस के 100 क्वेश्चन हैं, तो उन सबको आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के एक बार देखिए, पीवाईक्यू से ही आपका एग्जाम निकलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर कहा गया दक्षिण भारत के 12 अलवर संत किसकी भक्ति के गीत गाते हैं? शिव के गाते हैं, या फिर विष्णु, या फिर बुद्ध के, या फिर शक्ति के। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के 12 अलवर किसके गुण गाते हैं? तो विष्णु के। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर कहा गया चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव किस प्रकार की भूमिका थी, मतलब किस प्रकार की भूमि थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विद्यालय में रखरखाव के लिए, या फिर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, या फिर जैन संस्थाओं को दी गई भूमि थी, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंदिर को दान की गई भूमि थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चोल काल का है, तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेव। ठीक है, ध्यान रखना इसको, चोल काल के समय का है ये। अगला है प्रश्न नंबर 43। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया अकबरनामा के लेखक अबुल फजल अकबर के क्या थे? पहला ऑप्शन है सेनापति थे, दूसरा है दरबारी मित्र या फिर इतिहासकार, दरबारी मित्र एवं इतिहासकार थे। अगला ऑप्शन है हमारा वित्त मंत्री थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक गुरु थे। बताना है आपको अकबरनामा के लेखक अबुल फजल अकबर के क्या थे? तो अकबर के क्या थे? ये अकबर के थे ये दरबारी मित्र और इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया अमर जीवन गाथा किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ताराबाई शिंदे ने, या फिर सुल्ताना बेगम ने, या फिर राज सुंदरी देवी ने, या मुमताज अली ने। बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा राज सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राज सुंदरी देवी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर कहा गया समुद्रगुप्त की दक्षिणापंथ नीति के तहत 12 राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा राज्यों का विलय कर लिया गया था, हारने के बाद पुनः शासन करने की अनुमति दी गई थी, या फिर जेल में डाल दिया गया था, या फिर देश से निकाला दिया गया था। बताइए क्या किया गया था राजाओं के साथ? तो उनको क्या किया था, हारने के बाद पुनः शासन करने की अनुमति दी गई थी। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 46। यहाँ पर कहा गया कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षा का समर्थन किसने किया? सैयद अहमद खान ने किया, मुमताज अली ने किया, रुकैया हुसैन ने किया, या फिर बेगम हजरत महल ने किया। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुमताज अली ने किया था। कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के महिला शिक्षा का समर्थन किया था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 47। यहाँ पर कहा गया प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से किस पर लिखी जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लोहे की चादरों पर, ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर, ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा कागज़ के बड़े बंडलों पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पत्थरों पर। बताना है आपको प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से किस पर लिखी जाती थी? तो प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से ताड़ के पत्ते या भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर कहा गया हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा लोथल और कालीबंगन से, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि हड़प्पा से, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धोलावीरा से। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से और कालीबंगन से। ध्यान रखना कौन से, लोथल और कालीबंगन से। चलते हैं आगे हमारा प्रश्न नंबर 49 की ओर बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया ऋग काल में दस्यु किन्हें कहा जाता था? तो ऋग काल में दस्यु किन्हें कहा जाता था? पहला ऑप्शन है हमारा जो रथ चलाते थे, या फिर स्थानीय लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, ऐसे लोगों को दस्यु कहा जाता था, या फिर जो वेदों की रचना करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो राजा के सैनिक थे। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर यही हो जाएगा हमारा स्थानीय लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, तो उनको हम लोग बोलते थे दस्यु। ऋग काल में जो उनको क्या बोला जाता था, दस्यु बोला जाता था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 50। यहाँ पर कहा गया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ रंग संघर्ष करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ प्रमुख संघर्ष करने वाले नेता रोजा पार्क्स थे, नेल्सन मंडेला थे, या फिर मार्टिन लूथर किंग थे, या फिर महात्मा गांधी थे। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला। काफ़ी फेमस है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही चाहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 51। यहाँ पर कहा गया प्राचीन स्थल मेहरगढ़, प्राचीन जो स्थल है मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है, या फिर पाकिस्तान में बोलन दर्रे पर है, या फिर अफगानिस्तान में है, या नेपाल में। बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो प्राचीन स्थल मेहरगढ़ है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बोलन दर्रे पर स्थित है। ध्यान रखना कहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे पर स्थित है, बोलन दर्रे के पास। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 52। यहाँ पर कहा गया उत्तर भारत के गाँव में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के गाँव में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है, गृहपति कहा जाता है, दास कर्मकार कहा जाता है, या फिर विल्लार कहा जाता है। तो बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। उत्तर भारत में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता है। ध्यान रखना गृहपति कहा जाता है। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 53। यहाँ पर कहा गया संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द मूवेंदर क्या अर्थ है? मूवेंदर का अर्थ बताना है आपको। जो संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द है मूवेंदर, उसका अर्थ क्या है? 3 दास हो जाएगा, या फिर 3 मुख्य हो जाएगा मतलब चोल, चेर और पांडे, या फिर 3 देवता हो जाएगा, या फिर 3 सैनिक हो जाएगा। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो साफ साफ आपके सामने आंसर दिख रहा है, 3 मुख्य यानी कि चोल, चेर और पांडे। यही ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है, बाकी ये 3 दास, 3 देवता, 3 सैनिक, ये कॉमन बात लग रही है, तो ये वाले ही हो जाएंगे चोल, चेर और पांडे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। सौरमंडल में दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है? बताना है आपको। जो सौरमंडल है उसमें दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा है, या पाँचवा है? तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, अगर आप सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तीसरा स्थान है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 55। यहाँ पर कहा गया सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रहों की परिक्रमा अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो परिक्रमा अवधि होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहों की? तो घट जाती हैं, या फिर बढ़ती जाती हैं, या फिर समान रहती हैं, या पहले बढ़ती हैं फिर घटती हैं। कई बार रिपीट क्या हो क्वेश्चन है एग्जाम में, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 56। यहाँ पर कहा गया पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? किसके साथ में? कक्षीय समतल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का, 90 डिग्री का, या 45 डिग्री का? तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री का। ये भी बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आ ही जाते हैं हर बार, तो ये वही क्वेश्चन है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 57। वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? आपको बताना है वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। समताप मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, मध्य मंडल में होती हैं, या बाह्य मंडल में होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मतलब जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 58। यहाँ पर कहा गया
इंसोलेशन की मात्रा पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होती है? यानी कि आतपन इंसोलेशन की मात्रा बतानी है आपको। पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती हैं, भूमध्य रेखा पर होती हैं, कर्क रेखा पर होती है या फिर मकर रेखा पर होती हैं। बताना है आपको कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य रेखा पर होती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 59। यहाँ पर कहा गया यूनानी लोग किस प्रसिद्ध बंदरगाह को बेरीगाज कहते थे? बताना है आपको बेरीगाज किसको कहते थे यूनानी लोग। पहला ऑप्शन है हमारा लोथल को कहते थे, दूसरा है भरूच को कहते थे, या फिर मुद्रे को कहते हैं, या फिर विशाखापट्टनम को कहते हैं। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो किसको हो जाएगा? भरूच को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 60। पुटिंग आउट सिस्टम यानी कि दादन व्यवस्था का संबंध किससे है? पुटिंग आउट सिस्टम का संबंध किससे है? भारी उद्योग से है, हैवी इंडस्ट्रीज से है, या फिर बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल एवं तैयार माल के लेन देन से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा शेयर बाजार से है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सरकारी कर प्रणाली से है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल एवं तैयार माल के लेन देन में मतलब जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुटिंग आउट सिस्टम। संबंध है इसका, पुटिंग आउट सिस्टम का संबंध बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल और तैयार माल के बीच लेन देन से है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। ये हमारी पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग एसएसटी के सारे पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। थैंक यू।